फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में, अर्थात इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आज उनको हम एक ही सीरीज में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जो कि है पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम से। सो फ्रेंड, पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो बात की जब मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ, तो इसका प्रारंभ होता है आपका मुख से, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी, मुख। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। बात कीजिए पाचन नली की, अगर इसकी लंबाई की पूछी जाए तो इसकी लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए 16 फीट लंबी होती है, ऑप्शन बी 18 फीट लंबी होती है, ऑप्शन सी 22 फीट लंबी होती है, या फिर ऑप्शन डी 32 फीट लंबी होती है। सो फ्रेंड, बात कीजिए मानव की पाचन नली, तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 32 फीट होती है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 32 फीट लंबी होती है। क्या? पाचन नली, अर्थात मानव की पाचन नली की बात की जाए तो मानव की जो पाचन नली होती है उससे वह 32 फीट लंबी होती है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं। तो बात की जाए एक वयस्क मनुष्य में स्वदंत की संख्या, तो वह कितनी होती है। ऑप्शन ए 2 होती है, ऑप्शन बी 8 होती है, ऑप्शन बी 6 होती है, या फिर ऑप्शन डी 4 होती है। तो फ्रेंड, बात कीजिए स्वदंत की संख्याएं होती है 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक वयस्क मनुष्य में अगर स्वदंत की बात की जाए तो स्वदंत होती है 4। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है, अर्थात बात कीजिए अस्थियां अर्थात हड्डियां और दांत में जो मौजूद रासायनिक द्रव्य होता है वह कौन सा होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट का होता है, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड का होता है, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट का होता है, या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम बोरेट का होता है। सो फ्रेंड, बात की जाए अस्थियों और दांतों में जो मौजूद रासायनिक द्रव्य होता है वह होता है आपका कैल्शियम फास्फेट का, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला आपको प्रश्न आपको दिया गया कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, अर्थात बात की जाए मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में दांत कितने बार विकसित होते हैं। ऑप्शन ए 4 बार विकसित होते हैं, ऑप्शन बी कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन ए 4 दांत, ऑप्शन बी 12 दांत, ऑप्शन सी 20 दांत, या फिर ऑप्शन डी 28 दांत। तो फ्रेंड, बात की जाए कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में 2 बार जो दांत विकसित होते हैं वह कुल 20 होते हैं। कितने? 20 होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात उन दांतों की संख्या जो 2 बार विकसित होते हैं उनकी 20 है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, अर्थात दांतों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन बी कैल्शियम पाया जाता है, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी खनिज पाया जाता है। सो फ्रेंड, बात कीजिए दांतों में निम्नलिखित में से जो पाया जाता है वह है खनिज, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी कैल्शियम, खनिज नहीं कैल्शियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात जो दांत का निर्माण होता है वह कैल्शियम के द्वारा ही होता है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, अर्थात बात की जाए वह तत्व जिसका संबंध दांतों की विकृति के साथ है वह क्या होता है। ऑप्शन ए क्लोरीन होता है, ऑप्शन बी फ्लोरीन होता है, ऑप्शन सी ब्रोमीन होता है, या फिर ऑप्शन डी आयोडीन होता है। तो फ्रेंड, बात की जाए वह तत्व जिसका संबंध दांतों की विकृति अर्थात जो दांतों की विकृति के साथ होता है वह क्या है, तो वह आपका हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया कि दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, अर्थात बात कीजिए दांत की खराबी को या दांत का जो क्षय होता है उसको रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन ए ब्रोमाइड मिलाया जाता है, ऑप्शन बी फ्लोराइड मिलाया जाता है, ऑप्शन सी आयोडाइड मिलाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी क्लोराइड मिलाया जाता है। तो फ्रेंड, बात कीजिए दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथ में फ्लोराइड मिलाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोराइड। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि एक वयस्क मानव में सामान्यता होते हैं, अर्थात
एक वयस्क मानव एक में समानता क्या होते हैं? ऑप्शन ए 6 चवर्णक होते हैं। यहाँ दांतों की बात की गई कि एक वयस्क मानव में समानता कितने दांत होते हैं, मतलब दांत कौन से होते हैं? 6 चवर्णक होते हैं, 8 चवर्णक होते हैं, 10 चवर्णक होते हैं या 12 चवर्णक होते हैं? तो फ्रेंड बात की जाए एक वयस्क मनुष्य में समानता चवर्णकों की संख्या होती है 12 चवर्णक। कितने? 12 चवर्णक, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया। अब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए प्रश्न की, तो प्रश्न में पूछा गया एक वयस्क मनुष्य मानव में समानता चवर्णक की संख्या होती है। किसकी? चवर्णक की संख्या होती है। ये आप थोड़ा इस प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिएगा। बात की जाए एक वयस्क मानव में समानता चवर्णक होते हैं तो कुल 12 चवर्णक होते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? अर्थात बात की जाए मनुष्य के जीभ में जहाँ से कड़वाहट की संवेदनाएं व्यक्त होती है वह कौन सा होता है? ऑप्शन ए अगला भाग होता है, ऑप्शन बी किनारों पर वाला भाग होता है, ऑप्शन सी मध्य भाग होता है या फिर ऑप्शन डी पिछला भाग होता है। तो फ्रेंड बात की जाए जो कड़वाहट की संवेदना सीमित होती है वह कहाँ तक सीमित होती है? वह पिछले भाग तक सीमित होती है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछले भाग तक सीमित होती है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? अब कड़वाहट के लिए आपने देखा था पिछले भाग के लिए, लेकिन खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं होती है जीभ पर वह कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए अगले भाग में होती है, ऑप्शन बी पिछले भाग में होती है, ऑप्शन पार्श्व भाग में होती है या फिर ऑप्शन डी मध्य भाग में होती है। तो फ्रेंड बात की जाए खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं जीवा होती है वह पार्श्व भाग में होती है, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया गया है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व भाग में। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया कि लार किसके पाचन में मदद करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इस पे आप डबल स्टार लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी विटामिन। तो फ्रेंड बात कीजिए लार, तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है, जो कि आपका ऑप्शन बी होगा और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डबल स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बात कीजिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए रेनिन पाया जाता है, ऑप्शन बी टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन सी टेनिन पाया जाता है या फिर ऑप्शन डी रेजिन पाया जाता है। तो फ्रेंड बात कीजिए लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह है टाइलिन, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया। अब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? अर्थात बात की जाए लार का लाभ कौन सा नहीं है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए यह निगलने में मदद करती है, ऑप्शन बी यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ऑप्शन सी यह मुख तथा दांतों की सफाई साफ रखती है या फिर ऑप्शन डी यह ओठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो फ्रेंड बात कीजिए लार का लाभ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आरबीसी में वृद्धि नहीं करती। अर्थात यह शरीर की जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसकी वृद्धि नहीं करती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि होती है, ऑप्शन बी अमाशय होता है, ऑप्शन सी यकृत होता है या फिर ऑप्शन डी अग्नाशय होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए डायस्टेज की, तो डायस्टेज एंजाइम का जो स्रोत होता है वो होता है लार ग्रंथि, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथियाँ होती हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो बात कीजिए अमाशय में जो एंजाइम होता है वह प्रोटीन किस प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन को, ऑप्शन बी पेप्सिन को, ऑप्शन सी लार एमिलेस को या फिर ऑप्शन डी अग्नाशयी नली को। तो फ्रेंड बात कीजिए अमाशय में जो एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है वह क्या होता है? वह पेप्सिन होता है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया। अब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया कौन सा प्रक्रिया जिसे हम एंजाइम भी कहते हैं प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? अर्थात वह कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? ऑप्शन ए पेप्सिन है, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन है, ऑप्शन सी इरेप्सिन है या फिर ऑप्शन डी एंट्रोकाइनेज है। तो फ्रेंड बात की जाए वह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है वह पेप्सिन हो जाएगा, और जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और ये इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन। इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो बात कीजिए मानव तंत्र में जो एक पाचक एंजाइम नहीं है वह कौन सा है। ऑप्शन ए पेप्सिन नहीं है, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन नहीं है, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन नहीं है या फिर ऑप्शन डी टाइलिन नहीं है। तो फ्रेंड बात कीजिए मानव तंत्र में जो एक पाचक एंजाइम नहीं है वह क्या है, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन। यह एक पाचक एंजाइम नहीं है। और बात की जाए किसकी, बात की जाए पेप्सिन की, ट्रिप्सिन की और टाइलिन की, ये तीनों आपके पाचक एंजाइम हैं, अर्थात ये खाने के पचाने का काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन ए रेनिन है, ऑप्शन बी पेप्सिन है, ऑप्शन सी रेजिन है या फिर ऑप्शन डी सिट्रेट है। तो फ्रेंड बात कीजिए दूध को दही में स्कंदित करने वाले एंजाइम की, बात एंजाइम की जा रही है, किसकी बात, एंजाइम की जा रही, तो वह एंजाइम आपका हो जाएगा रेनिन। क्या हो जाएगा, रेनिन। क्या दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए पेप्सिन को, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन को, ऑप्शन सी इरेप्सिन को, ऑप्शन सी रेनिन को या फिर ऑप्शन डी इरोप्सिन को। तो फ्रेंड बात कीजिए दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है, तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेनिन। ये आपका हो जाएगा रेनिन। दूध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम होता है वह रेनिन ही होता है। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, अर्थात दूध में जो शर्करा युक्त प्रोटीन होता है वह कौन सा होता है, अर्थात जिसे दूध मीठे का एहसास होता है कि दूध मीठा है, ये कौन सी शर्करा का काम होता है। ऑप्शन ए केशिन का या सुक्रोज का, ऑप्शन बी केशिन का या लैक्टोज का, ऑप्शन सी फेरेटिन या माल्टोज का या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिन या ग्लूकोज का। तो फ्रेंड बात की जाए दूध में जो कौन सी प्रोटीन शर्करा होती है, तो वह प्रोटीन शर्करा होती है केशिन और लैक्टोज, जो कि आपका ऑप्शन बी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात बात की जाए केशिन की, तो दूध का जो वाइट रंग होता है, क्या दूध का जो वाइट रंग होता है वह केशिन के कारण ही होता है। और लैक्टोज क्या होती है, तो लैक्टोज या प्रोटीन युक्त शर्करा होती है जो दूध के मिठास का काम करती है। चलिए चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, अर्थात अब बात की जाए दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए एल्बुमिन होता है, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन होता है, ऑप्शन सी ग्लोबिन होता है या फिर ऑप्शन डी कैसीन होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए दूध में पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन होता है वह कैसीन होता है, जो कि आपका ऑप्शन डी है, ये इसका राइट आंसर जो कैसीन, यही इस पर आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि कभी कभी इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है या दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आइसो एंजाइम कहते हैं, ऑप्शन बी होलो एंजाइम कहते हैं, ऑप्शन सी एपो एंजाइम कहते हैं या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कहते हैं। तो फ्रेंड बात कीजिए एंजाइम का जो प्रोटीन भाग होता है, अर्थात जो एंजाइम में प्रोटीन भाग होते हैं उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। क्या, एपो एंजाइम, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए एंजाइम के प्रोटीन भाग की, तो एंजाइम का प्रोटीन भाग होता है एपो एंजाइम। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। देखिए फ्रेंड पूछ लिया गया पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए पेप्सिन नहीं है, ऑप्शन बी रेनिन नहीं है, ऑप्शन सी इंसुलिन नहीं है या फिर ऑप्शन डी एमिलॉप्सिन नहीं है। तो फ्रेंड बात कीजिए पाचक एंजाइम की, किसकी, पाचक एंजाइम की, तो इसमें कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो इसमें जो पाचक एंजाइम नहीं है वह हो जाएगा इंसुलिन, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया जाए, सी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, ये पाचक एंजाइम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, अर्थात बात कीजिए पेट में जो भोजन को पाचन के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वह क्या होती है। ऑप्शन ए हवा होती है, ऑप्शन बी पानी होती है, ऑप्शन सी एंजाइम होती है या फिर ऑप्शन डी खनिज होती है। तो फ्रेंड बात कीजिए पेट में जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक तत्व होता है वह क्या है, वह एंजाइम है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी एंजाइम। अर्थात भोजन के पाचन में जो मुख्य भूमिका होती है वह एंजाइम्स की ही होती है। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा
प्रकीर्ण या एंजाइम बदलता है। एंजाइम को प्रकीर्ण भी कहते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कभी कभी एंजाइम को जहाँ प्रकीर्ण ही डायरेक्ट दे दिया जाता है। तो फ्रेंड बात की जाए ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? ऑप्शन ए इन्वर्टेज, ऑप्शन बी माल्टेज, ऑप्शन सी जाइमेज या फिर ऑप्शन डी डाइस्टेज। तो फ्रेंड बात कीजिए ग्लूकोज को जो इथाइल अल्कोहल में चेंज करता है वह जाइमेज नामक एंजाइम करता है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया। अब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइमेज एंजाइम। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? अर्थात वह एंजाइम कौन है जिसकी उपस्थिति के कारण ह्यूमन इम्यूनो डिफेंस वायरस जो होते हैं वह अपना आकार बदल देते हैं, अर्थात अपनी साइज चेंज कर देते हैं। ऑप्शन ए रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन बी एंट्रोकाइनेस, ऑप्शन सी न्यूक्लियोटिडेस या फिर ऑप्शन डी न्यूक्लियोटिडेस। ये ऑप्शन सी और डी 2 बार दे दिया गया है, लेकिन बात कीजिए इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इसी की उपस्थिति के कारण जो HIV अपना आकार या साइज चेंज कर लेता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं जिसके कारण मछली को एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा गया है? ऑप्शन ए आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, ऑप्शन बी अनावश्यक एमिनो एसिड होते हैं, ऑप्शन सी सभी आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं या फिर ऑप्शन डी कोई एमिनो अम्ल नहीं होता। तो फ्रेंड बात कीजिए मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्यों? क्योंकि उसमें एक आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अमीनो एसिड होती है उसमें आवश्यक एमिनो एसिड होता है, इसके कारण मछली को एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया मुखा में भंड अर्थात स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? अर्थात बात कीजिए मुख में जो स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए एमाइलेज के द्वारा होता है, ऑप्शन बी टाइलिन के द्वारा होता है, ऑप्शन सी पेप्सिन के द्वारा होता है या फिर ऑप्शन डी लाइपेज के द्वारा होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए मुख में जो भंड होता है, स्टार्च होता है, इसका पाचन किसके टाइलिन के द्वारा होता है। अर्थात लार में जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है इसके द्वारा ही भंड का जो शर्करा में पाचन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। क्या? टाइलिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? अर्थात वह प्रोटीन कौन सा है जो रेशेदार होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी एल्यूमिन, ऑप्शन सी कीरेटिन या फिर ऑप्शन डी एंजाइम। तो फ्रेंड बात कीजिए वह रेशेदार प्रोटीन, तो वह रेशेदार प्रोटीन हो जाएगा कीरेटिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीरेटिन जो होता है यहाँ पर रेशेदार प्रोटीन होता है। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगर आपको ये सब प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो एक बार आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तथा जो भी भाई बहन आपके साथ नए जुड़े हुए हैं वह उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न कौन सा है। प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? अर्थात वह अंग कौन सा है जिस पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें हम दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी मूत्राशय, ऑप्शन सी छोटी आंत या फिर ऑप्शन डी पेट। तो फ्रेंड बात कीजिए शरीर का वह अंग जो उंगली के समान उभरी हुई होती है, अर्थात उनमें जो संरचनाएं होती है वह उंगली के समान होती है, जिसको हम दीर्घरोम या रसांकुर भी कहते हैं, तो वह होती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात छोटी आंत की जो आकृति होती है वह उंगली के समान उभरी हुई होती है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो फ्रेंड बात कीजिए पाचन अर्थात सर्वाधिक पाचन क्रिया मानव शरीर के किस अंग द्वारा होती है? ऑप्शन ए पैंक्रियास में होती है, ऑप्शन बी बड़ी आंत में होती है, ऑप्शन सी छोटी आंत में होती है या फिर ऑप्शन डी अमाशय में होती है। तो फ्रेंड बात कीजिए मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वह छोटी आंत द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो फ्रेंड बात की जाए जो पोषक तत्व रक्त को प्राप्त होते हैं वह कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए बड़ी आंत से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन बी छोटी आंत से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन से मुंह से होते हैं या फिर ऑप्शन पेट से होते हैं। तो फ्रेंड आपने उपरोक्त प्रश्न में देखा ही कि अधिकतर जो पोषक तत्व होते हैं या मुख्य जो भोजन का
जिसका पाचन सर्वाधिक होता है वह छोटी आंत द्वारा होता है। तो जब पाचन छोटी आंत द्वारा सर्वाधिक होगा तो पोषक तत्व भी इसी के माध्यम से ज़्यादा अवशोषित किए जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन बी है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। अर्थात बात की जाए अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत द्वारा ही अवशोषित किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग होता है। तो सिग्मोइड कोलन किसका भाग होता है। ऑप्शन ए छोटी आंत का भाग होता है, ऑप्शन बी बड़ी आंत का भाग होता है, ऑप्शन सी ग्रसनी का भाग होता है, या फिर ऑप्शन डी मलाशय का भाग होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए सिग्मोइड कोलन, तो यह भाग होता है बड़ी आंत का, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी आंत। सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत का भाग होता है। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि बात की जाए तो वह कौन सी है। ऑप्शन ए लीवर है, ऑप्शन बी थायराइड है, ऑप्शन सी पीयूष है, या फिर ऑप्शन डी लार ग्रंथि है। तो फ्रेंड बात कीजिए मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह लीवर होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीवर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि लीवर किसका भरपूर स्रोत है। ओथ लिखा है तो इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा कि लीवर जो होता है किसका भरपूर स्रोत होता है। क्या स्रोत होता है, लीवर किसका भरपूर स्रोत होता है। ऑप्शन ए शर्करा का होता है, ऑप्शन बी वसा घुलनशील विटामिन का होता है, ऑप्शन सी खनिज का होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन का होता है। तो फ्रेंड बात की जाए लीवर में जो भरपूर स्रोत होता है वह वसा घुलनशील विटामिन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो फ्रेंड आप सब कमेंट करके बताएंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी प्रकार पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता। अर्थात वह क्या है, या मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो किसी भी प्रकार के एंजाइम का स्राव नहीं करता। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी लाल ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय लिखा है, ऑप्शन डी तिल्ली। तो फ्रेंड इसको भी आप थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप सही कर लीजिएगा। ऑप्शन सी ये अग्नाशय है। क्या अग्नाशय। तो फ्रेंड इसको भी आप थोड़ा करेक्ट हो गया तो आप रिकरेक्ट कर लीजिएगा। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता। ऑप्शन ए यकृत लीवर नहीं करता, ऑप्शन बी लाल ग्रंथियाँ नहीं करती, ऑप्शन सी अग्नाशय नहीं करता, या फिर ऑप्शन डी तिल्ली नहीं करती। तो फ्रेंड बात की जाए शरीर का वह अंग जो किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता तो वह हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात लीवर हो किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करता। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। अर्थात वह क्या है जिसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए विटामिन ए का, ऑप्शन विटामिन ई का, ऑप्शन सी विटामिन डी का, या फिर ऑप्शन डी विटामिन के का। तो फ्रेंड बात की जाए निम्नलिखित में से जिसका संश्लेषण यकृत द्वारा नहीं किया जाता तो वह है आपका विटामिन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात विटामिन ए का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। अर्थात जो भोजन का पाचन, जो पचा हुआ भोजन होता है उसमें जो मौजूद विषैले पदार्थ होते हैं उसको कौन निकालता है, अर्थात उसको फिल्टर कौन करता है। ऑप्शन ए अमाशय करता है, ऑप्शन बी अग्नाशय करता है, ऑप्शन सी वृक्क करता है, या फिर ऑप्शन डी यकृत करता है। तो फ्रेंड बात कीजिए जो पचा हुआ भोजन उसमें जो मौजूद विषैले पदार्थ होते हैं उनका फिल्टर या उनका अंग चूषण जो हिंदी में कहते हैं वह करता है यकृत, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। अर्थात मानव शरीर के उस अंग का नाम बताना है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, या फिर ऑप्शन डी यकृत। तो फ्रेंड बात की जाए मानव शरीर का अंग जो ग्लाइकोजन को रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है वो आपका लीवर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया है यकृत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। अर्थात वह अंग कौन सा है शरीर का जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है और रक्त को भी शुद्ध करता है। ऑप्शन ए यकृत करता है, ऑप्शन बी गुर्दा करता है, ऑप्शन सी फेफड़े करते हैं या फिर ऑप्शन डी तिल्ली करते हैं। तो फ्रेंड बात की जाए निम्नलिखित में से वह शरीर का अंग जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है वह आपका हो जाएगा यकृत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीवर जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं और इस सीरीज के अगले और आखिरी प्रश्न को भी कर लेते हैं। बात की जाए अगले प्रश्न की तो ये दिया गया है आपका स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। तो स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी गुर्दे में, ऑप्शन सी प्लीहा में या फिर ऑप्शन डी मूत्राशय थैली में। तो फ्रेंड बात की जाए स्तनधारी जो यूरिया बनाते हैं वह यकृत कहाँ लीवर में बनाते हैं, लीवर द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत द्वारा। सो फ्रेंड आज की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। अगर यह सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।